हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 21 और इसके बाद भी एक लेक्चर होगा। बट ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के जब सभी लेक्चर्स आप लोग देखोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। देखो, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने रोलिंग मोशन के बारे में स्टडी किया था। रोलिंग मोशन से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी चीज़ें हमने उसमें स्टडी की थी। उसके बाद प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आज उसी रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। देखो बच्चों, हमने देखा था कि जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन भी करती है विद द वेलोसिटी v और वो रोटेट भी होती है विद द वेलोसिटी ओमेगा, तो इस टाइप की मोशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। मतलब रोलिंग मोशन का मतलब होता है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करती है तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तभी बॉडी रोलिंग मोशन करेगी। अभी देखो, यहाँ पे बहुत सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ पे सपोज ये रिंग को मुझे रोल करना है तो ये पॉसिबल होगा, बट यहाँ पे स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये जो सरफेस है ये बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगा रहा। देखो, कोई भी बॉडी रोटेट तभी होती है जब उसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए हमें ये सरफेस का फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सरफेस का फ्रिक्शन होगा तभी ये बॉडी ऐसे इस साइड में फ्रिक्शन लगने की वजह से ऐसे रोटेट होगी। इस साइड में ट्रांसलेशनल मोशन और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में लगने की वजह से बॉडी ऐसे रोटेट होगी। तो यहाँ पे एक बात क्लियरली याद रखो कि कोई भी बॉडी को रोलिंग मोशन करने के लिए, रोटेट करने के लिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा तो बॉडी स्लाइड करेगी और स्लाइडिंग मोशन होगा। स्लाइडिंग मतलब बॉडी स्लाइड करते करते ऐसे जाएगी, तो वहाँ पे बॉडी का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर बॉडी को रोटेट करना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हम लोगों ने स्टडी किया है। तो रोलिंग मोशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी बताई थी मैंने आपको, वेलोसिटी कैसे निकालनी है। वेलोसिटी को डिटेल में हमने स्टडी किया है हर एक पॉइंट के ऊपर। मतलब यहाँ के पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, सभी पोजीशन की नेट वेलोसिटी क्या रहेगी वो भी हमने स्टडी किया था। और तीसरा एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे ई चाहिए, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सभी के लिए हमने क्या किया था। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सपोज, और यहाँ पे खड़े होके हमने उस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल P, इसको ऑब्जर्व किया और उसकी सपोज डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब इस पार्टिकल को हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस पार्टिकल की दो मोशंस है, एक ट्रांसलेशनल और दूसरी रोटेशनल। तो इसकी पहले हमने क्या की, इस पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पहले हम सेंटर ऑफ मास ऐसे स्ट्रेट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमने निकाली एस, सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाला, प्लस दूसरा हमने यहाँ सेंटर ऑफ मास पे खड़े रह के इस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया कि वो कितना रोटेट हुआ, मतलब कितना आगे गया, ये वो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और कितना रोटेट हुआ ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस पी सी, एस ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और एस ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे हमें टोटल दोनों, मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन, दोनों की मिला के हमें क्या मिल रही है, रोलिंग मोशन ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि ग्राउंड से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये पार्टिकल ऐसे भी जाते हुए दिखाई दे रहा है प्लस रोटेट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से रोटेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, आपको रोटेशन यहाँ से ही निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे खड़े रह के रोटेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग ये सेंटर ऑफ मास कितना आगे गया ये देखेंगे
और सेंटर ऑफ मास पे खड़े रह के ये पार्टिकल कितना आगे गया ये देखेंगे। ऐसे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऐसे भी आप लोग क्या निकालोगे, वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों को एरो आना चाहिए। ऐसे हमने वेलोसिटी निकाली। सेम तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे तीनों का हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया है। पहले ये लेक्चर आप ठीक से देखो, वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी किया है। उसके साथ साथ हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग के लिए हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। दिस ऑब्जेक्ट moving in this direction with translational velocity v and rotating in this direction with angular velocity omega। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो उसके पास अगर दो मोशन से, इसका मतलब दो एनर्जीज भी होंगी। तो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी total kinetic energy of a body is equal to kinetic energy of translational motion plus kinetic energy of rotational motion। ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। total kinetic energy of a body is equal to kinetic energy of translational motion की kinetic energy plus rotational motion की kinetic energy। तो दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। As we know that kinetic energy of translational motion में हम लोग क्या लेते हैं, हाफ mv², राइट। और रोटेशनल मोशन में m किसको रिप्लेस करेगा, हाफ तो एज इट इज रहेगा, m रिप्लेस करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस करेगी एंगुलर वेलोसिटी को। तो इसका फॉर्मूला बनेगा हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है I इज इक्वल टू होता है mk²। k क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो mk² हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, v/r, बिकॉज रिलेशन ऑफ v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, v/r। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो। सो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू mv² एज इट इज रखो, हाफ mv² प्लस i की जगह पे mk² पुट कर दो प्लस हाफ mk² इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पे v² डिवाइड बाय r² पुट करो। तो यहाँ पे देखो हाफ दोनों में है, m दोनों में है और v² भी दोनों में है, कॉमन निकाल लो। तो हमें क्या मिलेगा, हाफ mv² कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ये पूरी टर्म कॉमन निकल रही है तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस इसमें से बस k² बचा है और r² बचा है। तो ये दोनों को लिखा हमने ब्रैकेट में। ये हमें मिली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ये हमें क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, हाफ mv² 1 प्लस k² डिवाइड बाय r²। अभी देखो यहाँ पे जो k है दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर बॉडी चेंज हुई, यहाँ पे हमने रिंग ली थी तो रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन अलग रहेगा। ऐसे ही रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क का अलग रहेगा, सिलेंडर का अलग रहेगा। तो जैसे उनका रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज होगा, रेडियस चेंज होगी तो उसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, देखो इट डिपेंड्स ऑन, फॉर्मूला देख के आप लोग बता सकते हैं ऑन विच फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जीज डिपेंड। सबसे पहला फैक्टर तो है मास, उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर उस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे mv² है मतलब उस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर उस बॉडी के रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिपेंड करेगा। और चौथा फैक्टर वो जो बॉडी है उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर्स है जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिपेंड करती है। तो इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ऐसे आप लोग फाइंड आउट करोगे। ये दोनों फॉर्मूलेस का यूज़ करके, ये फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग उसको निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है डेरिवेशन।
और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी बॉडी को अगर रोलिंग मोशन करनी है, प्योरली रोलिंग मोशन करना है, तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ही स्मूथ सरफेस है तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, रोलिंग मोशन नहीं कर सकती। और अगर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है तो बॉडी रोटेट करेगी, बट रोटेशन के साथ साथ स्लाइड भी करेगी। और फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग मोशन होगा। प्योर रोलिंग मोशन मतलब क्या, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार मैं आपको अभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया तो बता देती हूँ। अभी देखो, प्योर रोलिंग मोशन के लिए हम लोग यहाँ का पार्टिकल कंसीडर करेंगे। प्योर रोलिंग मोशन के लिए मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होना चाहिए, हमेशा बच्चों को समझ में नहीं आता विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो कैसे होगा। पॉइंट ऑफ मतलब ये पॉइंट ऐसे घूमते घूमते आएगा और यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसको, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे है तो उसके पास इस साइड में कुछ वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, तभी वो इधर आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद इस साइड में वेलोसिटी है, इस साइड में वेलोसिटी है, यहाँ पे आने के बाद इस साइड में वेलोसिटी है, इस साइड में वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो पार्टिकल के पास ना इस साइड की वेलोसिटी है ना इस साइड की वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटीज नहीं है। अगर है तो दोनों भी क्या है, इक्वल है। मतलब वो पॉइंट ना इस डायरेक्शन में जा रहा है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कहाँ पे रहना चाहता है, बस ग्राउंड पे रहना चाहता है, क्योंकि ग्राउंड उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, वी सेंटर ऑफ मास जिसको हमने कहा था। और इस डायरेक्शन में कौन सी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वी, जिसको हमने कहा था आर ओमेगा। तो यहाँ पे आने के बाद पॉइंट की ये दोनों वेलोसिटीज क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब वी सी ओ एम इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। उसकी वजह से नेट वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की, नेट वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पे पार्टिकल जा रहा है उसमें से ये पीछे की वेलोसिटी को माइनस कर दो तो हमें ये नेट वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। नेट वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब वी सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा क्या है, ज़ीरो। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बनेगा, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि ये इक्वेशन हमें मिला, राइट। यही मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, रेस्ट पे है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रेस्ट। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे है, मतलब उसकी नेट वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट कर रहा है मतलब उसके पास पीडी नहीं है, तो इसकी नेट वेलोसिटी जीरो, मतलब ये इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इसी से वो रिलेशन निकल के आया, देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर। तो ये है प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन। अगर आपको कोई पूछे तो बॉडी प्योर रोलिंग मोशन पे है तो आप तुरंत बोलोगे दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऐसे ही एक्सेलरेशन का मिलेगा। देखो बॉडी का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी रहेगी, इस डायरेक्शन में सॉरी एक्सेलरेशन रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पे निकाला वैसे ही इसकी एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या निकलेगी, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर। ऐसे हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर आया, वैसे अल्फा इज इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय आर मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन से प्योर रोलिंग मोशन की। तो प्योर रोलिंग मोशन मतलब क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑन रेस्ट पोजिशन और विदाउट स्लीपिंग। देखो यहाँ पे रेस्ट पोजिशन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब यहाँ पे बॉडी रोल कर रही है, स्लाइड नहीं कर रही है, बॉडी रोल कर रही है। स्लाइडिंग कब होगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी, मतलब ऐसे स्लिप होगी, तो वहाँ पे स्लीपिंग होगा, रोलिंग नहीं होगा।
ओके तो यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब बॉडी रोल कर रही है, और वो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, इसका मतलब वो प्योर रोलिंग मोशन है। विदाउट स्लीपिंग में इस पार्टिकल को इस साइड में वेलोसिटी मिलेगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा, इसको वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में स्लीपिंग में, तो ये पॉइंट रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा। अगर स्लीपिंग नहीं है तो ये पॉइंट यहाँ पे रुक जाएगा और फिर उसको रोटेशन मिलेगा इस डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? सो इट इज़ कॉल्ड एज प्योर रोलिंग मोशन, और ये कंसेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको बताया। बच्चों आज के नोट्स कॉपी कर लो, नोट्स बहुत ही कम है आज के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, पेज नंबर 102, यह है पेज नंबर 103, फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। और ये टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा होता अगर इस लेक्चर में पढ़ाती तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।